हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम आज स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम oogenesis पढ़ेंगे। और स्पर्मेटोजेनेसिस में ही आज हम स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे, हार्मोनल कंट्रोल के भी बारे में जानेंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस के सारे फेजेस के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो गैमेटोजेनेसिस इट मीन्स गैमेट का जेनेसिस। यदि हम गैमेटोजेनेसिस को दो पार्ट में डिवाइडेड कर दें तो एक गैमेटो बनाता है, एक जेनेसिस बनाता है, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट का क्या फॉर्मेशन होना, गैमेट का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है उसमें हो रहा है। तो गैमेटोजेनेसिस इसे ही कहते हैं जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसे कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। जनरली जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं, जैसे कोई भी एनिमल्स होता है, तो उसमें जनरली टू टाइप्स के सेल्स होते हैं उसके बॉडी में। एक सोमेटिक सेल्स होता है जिससे, और दूसरा तो होता है जर्मिनल सेल्स होता है। सोमेटिक सेल्स का जो क्या काम होता है और जर्मिनल सेल्स का क्या काम होता है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। लेकिन जो दोनों के जो नंबर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स होते हैं, वो दोनों के सेम होते हैं। वो डिप्लॉयड ही नंबर होते हैं, वो 2n नंबर होते हैं। ठीक है। सोमेटिक सेल्स का क्या काम होता है, ये क्या बनाता है, ये वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी बनाता है। जितनी भी ऑर्गन होते हैं बॉडी का, उसका फॉर्मेशन करता है। जैसे हैंड हो गया, लेग हो गया, आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, ये जो सारे डिफरेंट ऑर्गन पार्ट हैं, उसका फॉर्मेशन सोमेटिक सेल्स की हेल्प से होता है। और जो दूसरा जो जर्मिनल सेल्स होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो उसका जो उस जर्मिनल सेल्स की हेल्प से हम लोग गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो जर्मिनल सेल्स हो गया। तो दो तरह के सेल्स हो गए जिसमें पार्टिसिपेशन सोमेटिक सेल्स का किस में हो रहा है और जर्मिनल सेल्स का किस में हो रहा है, उसमें हमने समझ लिया अच्छे से। और सोमेटिक सेल्स जो होता है वो ऑलवेज मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक डिवीज़न में, यानी कि सोमेटिक सेल्स में हमेशा माइटोटिक डेवलपमेंट ही होगा, यानी कि 2n से 2n ही बनेगा, उसमें उसमें n नहीं बनता है। ठीक है। मगर जर्मिनल सेल्स में क्या होता है, इसमें सक्सेसिव डिविजन्स होता है। माइटोटिक बनाता है, पहले माइटोटिक होता है, यानी कि 2n से 2n बनता है, फिर 2n से n बनता है। तो ये जो प्रोसेस हो जाता है आपका जर्मिनल सेल्स में हो जाता है, यानी कि इसमें दोनों डिविजन्स होते हैं, माइटोटिक और मियोटिक। माइटोटिक और मियोटिक को हम लोग सेल डिवीजन में अच्छे से जानेंगे। ठीक है। उसके सारे फेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम गैमेटोजेनेसिस पे हम लोग अब ध्यान देते हैं। ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो टेस्टिस का जो होता है मेल में, उसका क्या काम होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी उसके बारे में जाना था, अब यहाँ पे हम गैमेट फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो और ओवरीज जो होता है फीमेल्स में, उसका क्या काम होता है, ओवम का प्रोडक्शन। तो ये स्पर्म और ओवम क्या है, गैमेट। तो इसी का जो फॉर्मेशन हो रहा है जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, मेल गॉनेड में होता है, टेस्टिस में होता है। उसमें टेस्टिस में फिर कहाँ होता है, जहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होता है वहाँ पे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, टेस्टिस में इमैच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। उसी से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब आ जाता है, जब प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, तभी यहाँ पे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इससे पहले नहीं होता है। ठीक है। तो जिसके स्पर्मेटोजेनेसिस के जनरली जो होते हैं 3 स्टेप्स होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटियोजेनेसिस जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें 3 फेजेस हैं। तो इसमें क्या होता है, जर्मिनल सेल्स जो होता है वो स्पर्म का प्रोडक्शंस करता है। इसी जर्मिनल सेल्स को हम प्रीमोडियल सेल्स कहते हैं, यानी कि प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं। जो प्रीमोडियल सेल्स है फिर आगे जाके स्पर्मेटिड्स का बनाता है, स्पर्मेटिड्स बनाता है। 3 फेजेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। एक एक फेज करके देखते हैं कौन कौन से फेजेस आते हैं। ठीक है। सबसे पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैचुरेशन फेज। तो पहला जो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है, यानी कि जो प्राइमरी जर्म सेल्स है जो डिप्लॉयड इन नेचर है, यानी कि 2n नंबर है,
वही जो आगे जाके क्या होता है 2n नंबर ही बनाता है। बस ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे 1 का 2 हो जाता है, 2 के 4 हो जाते हैं, फिर 4 के 8 हो जाते हैं, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज इन नंबर हो रहा है। और यहाँ डिवीज़न क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2n से 2n ही बन रहा है यहाँ पे, इसलिए माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है। और इसमें क्रोमोसोम है, जेन्युइन सी बात है, ये डिप्लॉयड इन नेचर है, तो 46 क्रोमोसोम होंगे। ह्यूमन्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें 46 क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज में। अब हम देख लेते हैं दूसरा फेज है जो ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में क्या होगा, जेन्युइन सी बात है कि ग्रोथ ही होगा। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो होता है उसमें बहुत सारे जो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं ग्रोथ में। तो इसमें क्या होता है, जो इच स्पर्मेटोगोनिया, जो एक स्पर्मेटोगोनिया बना, वही जाके आगे जाके डिवाइड, वहाँ पे आगे जाके जो वहीं जाके डिवाइड करता है, ये 2n बना, 2n यानी कि 2n ही बनाता है, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, मियोसिस में होता है। तो मियोसिस होता है यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है पीरियोडिकली, उसके बाद आगे जाके ये मियोसिस में डिवीज़न होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है, जिसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। तो ठीक है, तो ग्रोथ फेज में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। उसके बाद जो है ग्रोथ फेज के बाद मैचुरेशन फेज जो आता है। तो मैचुरेशन फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बनाया, जो यानी कि छोटा सा जो ये जो 2x था, ये बड़ा सा जो 2x हो गया, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया। तो इसका ही जाके आगे जाके रिडक्शनल फेज बनता है, यानी कि फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न क्या होता है, उसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीज़न होता है। रिडक्शन मतलब मियोटिक डिवीज़न होगा, जेन्युइन सी बात है, 2x से n बन जाता है, तो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीज़न होता है। तो एक 2x से, देखिए ये जो है ग्रोथ फेज का जो बड़ा सा पार्ट है, जो बड़ा हो गया है ग्रोथ करके, तो वही आगे जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा सा दो सेल में डिवाइड हो जा रहा है, 2 इक्वल पार्ट में फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं, जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, जो पहले वाला प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स था और स्पर्मेटोगोनिया था, उसमें 46 क्रोमोसोम थे। तो फिर 46 क्रोमोसोम वहाँ पे 2n नंबर था, यहाँ पे n नंबर है, तो उसका हाफ हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे ईच। एक में 23 क्रोमोसोम और दूसरे में भी 23 क्रोमोसोम, टोटल 46 क्रोमोसोम हो गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वही फिर जाके दूसरा डिवीज़न होता है, जिसमें सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न्स होता है, जैसे सेकेंड मियोटिक डिवीज़न भी कहते हैं। वो फिर आगे जाके 4 बनाता है, यानी कि एक प्राइमरी उस स्पर्मेटोसाइट जो है बना के आगे जाके डिवाइड होके 2 बनाया, फिर यही 2 जाके 4 बनाया। तो ये जो हो गया जिसे हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ये भी हैप्लॉइड इन नेचर होता है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम यानी कि सिर्फ n नंबर होता है। तो स्पर्मेटिड्स का जो फॉर्मेशन हो गया, ये जो है स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया मैचुरेशन फेज में। तो ओवरऑल प्रोसेस हो गया। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जो स्पर्म है, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू स्पर्मेटोजोआ में, तो जिस हम प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि किसका ट्रांसफ़र हो गया, स्पर्मेटिड्स का। यहाँ जो स्पर्मेटिड्स बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद जो स्पर्मेटिड्स बना, वो क्या हो गया, उसी का जो ट्रांसफ़र किस में हो गया, स्पर्म में ट्रांसफ़र हो गया, जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्योंकि इसमें जो है टेल जो आ गया, तो स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, स्पर्म का जो हेड होता है वो इम्बेडेड होता है कहाँ, सर्टोली सेल्स में जाके धंसा हुआ होता है। जब तक वो वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे धंसा रहता है, ताकि क्यों, न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते रहे। सर्टोली सेल्स का क्या काम था, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना, कि जब तक स्पर्म का यूज़ नहीं है तब तक वो उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, जब तक वो रिलीज़ नहीं होता तब तक वो उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने का काम सर्टोली का है, सर्टोली सेल्स का। तब तक वो इम्बेडेड रहता है उसमें। तो इस इम्बेडेड रहता है, तो जब ये रिलीज़ हो जाता है स्पर्म, इसी स्पर्म का जब रिलीज़ हो जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। जब स्पर्म सेल्स का जो रिलीज़ हो जाता है सर्टोली सेल्स का सेमिनिफेरस टिब्यूल से, तो इसे हम स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोसेस हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देख लिया। अब हम देख लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल उसमें कैसे, मतलब हार्मोन्स कैसे काम करता है, यानी कि आपका फॉर्मेशन में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हेल्प करता है, क्या चीज़ मुझे लेडिंग सेल्स में कैसे क्या, मतलब कैसे क्या होता है उस चीज़ को देखेंगे। उसमें हार्मोन्स कैसे इसमें पार्टिसिपेट करता है, कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में जानेंगे। कैसे कंट्रोल करता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एज अ एज ऑफ प्यूबर्टी। जब एज ऑफ प्यूबर्टी में स्टार्ट कैसे होता है, ऐसे थोड़ी ना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ तो कारण होगा। तो स्टार्ट कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसका जो है सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। जब तक प्यूबर्टी नहीं आता है तब तक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसे GnR जो ये हार्मोन है इसका यानी कि इंक्रीजमेंट नहीं होता है, जो अपना वो बैलेंस में रहता है। जब इसका इंक्रीजमेंट हो जाता है, जब ये बढ़ जाता है इसका सिक्रीशन, तभी उसका स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। और जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन है वो कहाँ का हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन, यानी कि हाइपोथैलेमस से इसका सिक्रीशन होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का। वो जाके किसको इफेक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो इंक्रीज लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन होता है वो किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। अब वही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है। तो दो तरह का वहाँ पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। तो पहला जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, जैसे हम पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, जैसे LH हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे FSH हार्मोन कहते हैं। अब LH का क्या काम है, SH का क्या काम है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो LH जो होता है वो किस पे एक्ट करता है, लेडिक सेल पे एक्ट करता है। अब लेडिक सेल का क्या काम था, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि इसका काम था एंड्रोजन सेल्स, एंड्रोजन हार्मोन जो होता है उसका सिक्रीशन करना है। और एंड्रोजन हार्मोन क्या है मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का ये सिक्रीशन करता है। और टेस्टोस्टेरोन किस में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। टेस्टोस्टेरोन की मदद से ही स्टिमुलेशन होता है, इस प्रोसेस का स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो LH का ये काम है, LH का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, थ्रू किसमें, लेडिक सेल्स के थ्रू, ठीक है। अब दूसरा FSH हार्मोन है, इसका क्या काम है, दूसरा सेल जो हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सर्टोली सेल, जिसका काम था न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना। तो इस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो होता है फॉर्मेशन होता है, ये FSH जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किसका यानी कि प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, सर्टोली सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसको स्टिमुलेट करता है किसमें, सिक्रीशन करने में, स्पर्मियोजेनेसिस में। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो रहा था, इस पर जो वहाँ पे इम्बेडेड था जो स्पर्म, उसको फिर वहाँ से रिलीज़ कराने का काम जो है FSH हार्मोन्स का भी वहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। फिर वहाँ से जो स्पर्म का रिलीज़ होता है यानी सेमिनिफेरस से स्पर्म का रिलीज़ होने का काम FSH के थ्रू ही होता है, सर्टोली सेल्स की हेल्प से होता है। इसे स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस में भी FSH हेल्प करता है, ठीक है। ये सर्टोली सेल पर एक्ट करता है। फिर जो इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है, जब बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा जितनी अब आवश्यकता नहीं है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम किया जाता है उस हाइपोथैलेमस में। तो इसी हाइपोथैलेमस में जो इसको कम किया जाता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने के लिए हम इसमें नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल इसमें चलता है। इसमें नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल का क्या काम है, जो लेवल इंक्रीज़ हो गया टेस्टोस्टेरोन को उसको कम करने के लिए क्या कम किया जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीटेड हो रहा है उसका जो है रिडक्शन होने लगता है। ये जो है वहाँ पर नेगेटिव यहाँ पे फीडबैक हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है स्पर्म का ये डिवाइड होता है, जनरली 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा बॉडी और चौथा टेल। तो 4 इसके पार्ट्स होते हैं। और टोटल जो ओवरऑल जो स्पर्म होता है वो किससे कवर्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक इन्वेलप से होल बॉडी ऑफ स्पर्म कवर्ड होता है। जिसमें से हेड जो होता है वो इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो हेड है इसमें हेड में इसमें हैप्लॉइड
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि n नंबर वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंटीरियर पोजीशन में इसके कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्रोसोम्स कहते हैं। जो एक्रोसोम्स किसका बना होता है, लाइसोसोम्स का बना होता है, कोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है, सॉरी लाइसोसोम्स का नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है, ठीक है। गोल्जी का जैसे गोल्जी apparatus भी कहते हैं। और एक्रोसोम जो होता है वो फिल्ड होता है किससे, एंजाइम से फिल्ड होते हैं। इसमें बहुत तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में। ओवम में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। अब मिडिल पीस जो है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि स्पर्म का, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल करते हैं तो पावर ही जनरेट करेगा, एटीपी का ही फॉर्मेशन होगा। तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो यानी सी बात है कि एनर्जी का प्रोडक्शंस होगा। अब एनर्जी का प्रोडक्शन किस चीज़ के लिए होगा, तो मूवमेंट ऑफ टेल, मोटिलिटी के लिए। इसमें यदि माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं प्रेजेंट होगा, इंजन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो मोटिलिटी नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या रोल प्ले करता है, मोटिलिटी, मूवमेंट ऑफ टेल, स्पर्म के मोटिलिटी में हेल्प करता है, जिससे ये फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोटिलिटी स्पर्म का, इसलिए इसमें ही हेल्प करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये रोल हो गया। उसके बाद जो है ह्यूमन मेल जो होता है उसमें जब इजैकुलेटेड होता है स्पर्म का, तो उसमें 200 से 300 स्पर्म एक साथ जनरेट होते हैं कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब नॉर्मल फर्टिलिटी में जो 60% जो स्पर्म्स होते हैं वो नॉर्मल शेप के होते हैं, नॉर्मल साइज़ के होते हैं, उसमें यानी कि हर चीज़ नॉर्मल होता है। मगर जो 40% होते हैं वो विगोरस मोटिलिटी होते हैं, उसमें जो फास्ट मूविंग का रेट होता है, यानी कि वो ज़्यादा फास्ट यानी कि मूवमेंट करते हैं 40%, और 60% जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने देख लिया स्पर्म का, जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल। तो हेड में जो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नेक में जो है वो अपना नेक प्रेजेंट है यहाँ पे, उसके नीचे बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो एनर्जी सोर्सेज का काम करता है फॉर स्विमिंग, फॉर मोटिलिटी। और उसके बाद टेल पार्ट जो है वो भी हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। तो ओवरऑल हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी देख लिया। अभी जो स्पर्म्स जो होता है वो रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो उसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने पढ़ा था कि उसका पैसेज क्या होता है। तो रिलीज किससे होता है, एक्सेसरी डक्ट के थ्रू होता है। इसमें बहुत सारे सिक्रीशंस जो होते हैं, जो वाज डिफरेंसिया, एपिडाइडमिस, सेमिनल वेसाइकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट का सिक्रीशन होता है वो भी हेल्प करते हैं किसमें, मैचुरेशन में, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में, जो हमने डिटेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके बारे में पढ़ा था। जो सीमेन जो होता है क्या, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। सीमेन क्या था, सेमिनल प्लाज्मा, जो उसके साथ जो स्पर्म्स कंस्टिट्यूट हो जाते हैं, यानी सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म जो हो जाता है उसे सीमेन कहते हैं। तो इसी फंक्शन को जो होता है, जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो फंक्शन होता है उसको मेंटेन कौन करता है, उसको मेंटेन करने वाला जो ग्लैंड है, जो टेस्टोस्टेरोन, बहुत सारे जो ग्लैंड है उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जैसे एंड्रोजन कहते हैं। तो ये जो होता है उसको मेंटेन रखता है, उसके सेक्स एसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स को मेंटेन रखने का काम एंड्रोजन हार्मोन का होता है। तो ओवरऑल हमने देख लिया कि किसका क्या काम होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के कितने सारे फेजेस हैं, 3 फेजेस हैं उसका। तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, फिर मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में ही 2 तरह के फेज होते थे, पहला फर्स्ट मैचुरेशन फेज, दूसरा सेकेंड मैचुरेशन फेज। उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनाता था, उसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन होता था, स्पर्मियोजेनेसिस होता था। उसके बाद फिर जो स्पर्म का रिलीज होता था स्पर्मिएशन कहते थे। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को देखा, स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखा, हेड, टेल और नेक और बॉडी पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो ओवरऑल हमने देख लिया स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बारे में। अब हम अगले वीडियो में हम oogenesis के बारे में देखेंगे, यानी कि ओवम का कैसे प्रोडक्शंस होता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।